नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। दूसरा, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया। नहीं, पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदरबांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। अब याद करिए, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं इसको लेकर आज जेपी नड्डा ग्रेटर नोएडा के जुनैदपुर गांव पहुंचे और इस दौरान जेपी नड्डा ने मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है और अगले 5 साल तक उनको ये देना। अब इसमें भी जो पात्र हैं और छूट गए हैं, उनको जोड़ना ये हमारी जिम्मेवारी है। इस यात्रा के माध्यम से हम 2.5 लाख पंचायतों, 2,55,000 पंचायतों में जाएंगे और सभी पंचायतों में आप जैसे, हम जैसे कार्यकर्ता सबको प्रेरित करेंगे, उनसे पूछेंगे और वो पात्र हैं तो उनको वो मिले, इसकी हम कोशिश करेंगे। उसी तरीके से दीनदयाल अंत्योदय योजना में लाइवलीहुड मिशन, जिसमें स्मॉल, ये जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कोई भी महिला बहन छूट न जाए, उसको किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाए और उनको हम पूरी ताकत के साथ खड़ा करें और लगभग 73,19,000 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको हम ताकत प्रदान करेंगे, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। औद्योगिक विकास के नए अध्याय का शुभारंभ उनके द्वारा किया जाएगा। निजी निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निवेश के लिए नए भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। अवस्थापना विकास कार्यों का उनके द्वारा शिलान्यास भी होता हुआ नजर आने वाला है। बड़े उद्यमियों के संग बैठक करेंगे सीएम और प्रगति मैदान की तर्ज पर यह ट्रेड शो आयोजित होगा। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, औद्योगिक विकास के नए अध्याय का शुभारंभ उनके द्वारा किया जाना है और निजी निवेश परियोजनाओं का भी वो लोकार्पण करते हुए नजर आने वाले हैं। निवेश के लिए नए भूखंडों का आवंटन होगा उनके द्वारा और अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़े उद्यमियों संग बैठक भी होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। और ज्ञानवापी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मुद्दे पर। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जो है एएसआई के एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होनी है। मामले में दोपहर करीब 2 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में
ये सुनवाई होने वाली है। और आपको बता दें कि एएसआई ने 3 हफ्ते का समय मांगा था। 28 नवंबर को दाखिल करनी थी स्टडी रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एएसआई के एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी। करीब 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और जिला जज की अदालत में ये सुनवाई होनी है। तो अब से कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और एएसआई ने 3 हफ्ते का और समय मांगा था और 28 नवंबर को दाखिल करनी थी स्टडी रिपोर्ट। तो हालांकि कोर्ट ने ज्यादा समय मांगने पर एएसआई की टीम को फटकार भी लगाई थी और नाराजगी भी जताई थी, लेकिन अब फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई होती हुई नजर आने वाली है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, एएसआई के एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी, लगभग कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए मनीषा, फिलहाल में लगातार एएसआई, क्योंकि जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र का पूरा सर्वे हुआ है पुरातात्विक और टेक्निकल मशीनों द्वारा, उसको लेके एएसआई लगातार कोर्ट में ये मांग कर रही है कि 3 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि रिपोर्ट, जो रिपोर्ट के तथ्य हैं, जो जांच हुई है वहां पे, जो अवशेष मिले हैं और जो केस की स्टडी है, पूरी एएसआई की स्टडी रिपोर्ट है, वो तैयार की जा सके ताकि कोर्ट को आगे भविष्य में जो प्रोसीडिंग चल रहा है रेवेन्यू एक्ट का मुकदमा ज्ञानवापी परिक्षेत्र का, उसमें कुछ सहजता हो पाएगी, जिसको लेके एएसआई की अब सुनवाई लगभग 2 बजे से प्रारंभ जिला जज के न्यायालय में हो जाएगी। देखने वाली बात यह है कि जो ड्यूरेशन कोर्ट ने दिया था वो पूर्ण हो चुका है रिपोर्ट देने का। अब आज कोर्ट क्या इस पर निर्णय लेती है एएसआई रिपोर्ट को? 3 हफ्ते का जो समय मांगा गया है एएसआई टीम द्वारा, एएसआई के अधिवक्ता द्वारा, उनको मिलता है या नहीं? क्योंकि 28 नवंबर का डेट दाखिल करने का था एएसआई रिपोर्ट की स्टडी पूरी, लेकिन 28 को ना करके 28 को एएसआई टीम द्वारा उसमें आपत्ति दाखिल की गई और समय मांगा गया है। अब समय की बात यह है कि स्पष्ट तब होगा, समय सीमा अगर बढ़ जाती है तो उसमें एएसआई रिपोर्ट सबमिट करने में थोड़ी आसानी होगी, जो एएसआई अधिवक्ता का कहना है। लेकिन वहीं कोर्ट बार बार जो है समय बढ़ाने की रिपोर्ट पर नाराजगी भी जता रहा है, क्योंकि सर्वे अभी तक तैयार नहीं हो सका है, सर्वे स्टडी रिपोर्ट लगातार समय से नहीं मिल रहा है, इसको लेके कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश क्या एएसआई टीम को 3 हफ्ते का समय देते हैं या नहीं देते। अगर नहीं देंगे तो जो रिपोर्ट तैयार होगी एएसआई स्थिति में, वो रिपोर्ट आज एएसआई टीम को सबमिट करनी होगी। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहा है कि सपा को अब पिछड़ों की याद आ रही है, जब सत्ता से बेदखल हो गए। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि सपा ने जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अब जातीय जनगणना करने की बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव हारने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग जो 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, तो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस विधान मंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना केशव जी भी कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं चाहती। सरकार जाति जनगणना से भाग क्यों रही है? आते तो केशव जी भी है, ये उनकी अंतरात्मा जानती है, पर उनकी पार्टी नहीं चाहती। लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया है कि सरकार क्यों भाग रही है जाति जनगणना से। और अब तो जब बिहार में जाति जनगणना स्टेट ने कर दी तो क्या दिक्कत है? सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है, तो जाति जनगणना होनी चाहिए। उधर अयोध्या में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। वही फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र और पंजाब के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला देखने को मिला।
आपको बता दें कि इसमें पंजाब के खिलाड़ियों की जबरदस्त जीत हुई। साथ ही पंजाब के तीरंदाजी खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री के सलाहकार और महासचिव अजय गुप्ता के नेतृत्व में इस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन अयोध्या में किया गया था। देखिए, जैसा अभी कहा गया है, तीरंदाजी, राम की नगरी अयोध्या, ये सब तो सब जुड़े हुए हैं। ये हमारी धरोहर है। राम जी के साथ उनका तीर कमान तो साथ ही चलता था। तो जब ये चर्चा चली कि हम उत्तर प्रदेश में तीरंदाजी को आगे बढ़ाएं, तो अयोध्या ही हमारे दिमाग में आया कि अयोध्या में ही हम इसको केंद्रित करें। और ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बहुत ही सफलतापूर्वक अयोध्या में आयोजित हुई है। हम आपको केवल इतना कहना चाहेंगे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा है, खेल को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में, अपने प्रदेश में खेल को आगे बढ़ाने के लिए, गांव देहात में बच्चों को आगे करने के लिए अच्छी प्रशिक्षण की व्यवस्था, अच्छे कोचेस की व्यवस्था, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है। गोल्ड मेडल जीता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि हर खिलाड़ी के अंदर एक भावना होती है। जब वो ग्राउंड में पसीना बहाता है और मेहनत करता है, तो वो भावना ही ऐसी एक चीज़ है जो उसे रुकने नहीं देती। वो सब में होती है और मुझे लगता है मेरे उस भावना की वजह से आज मैं गोल्ड मेडल जीत पाई। मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा सीनियर नेशनल का पहला गोल्ड मेडल है और इस अवसर को और भी खास इसलिए बनाया गया कि अयोध्या में आया मेरा, जहाँ से हम कह सकते हैं कि आर्चरी शुरू हुई थी इंडिया में, तीरंदाजी जहाँ से शुरू हुई थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं राम जी की धरती पे आके अपना पहला गोल्ड ले पाया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अयोध्या की तरह अवकाशी और मथुरा भी भव्य मंदिर वहां पर बनने चाहिए। और साथ ही प्रवीण भाई तोगड़िया ने भारतीय सेना को भी इजरायल सेना की तरह बनाने का सुझाव दिया है। काशी मथुरा का मंदिर भी बनना चाहिए और प्रार्थना करते हैं कि राम मंदिर की भांति काशी मथुरा के लिए हिंदुओं को रक्त बहाना न पड़े। देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए और बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या कानून से रोकनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में स्थित श्रीराम कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर नुमाइश पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि हिजाब एक धार्मिक लिबास है, इसलिए हिजाब को बहस का मुद्दा न बनाया जाए। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में हिजाब के मुद्दे को लेकर के काफी बहस की जा रही है और इसी दरमियान जमीयतुल उलमा और सपा के सांसद बर्ग साहब ने जिन लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया इस नुमाइश में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और शरई कार्रवाई करने की बात कही गई है। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। इटावा में यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध वाहन और ड्रिंक ड्राइव के तहत की गई चेकिंग। जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों पर की गई कार्रवाई। इटावा ने एसपी की पत्नी नीलम राय वर्मा ने कराया योगाभ्यास। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की गई। रायबरेली में सीएम की फोटो पर शरारती तत्वों ने पोती कालिख, वहीं वीडियो हुआ वायरल। आलाधिकारी आरोपियों की तलाश में जुटे। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। कारतूस सहित हत्या चढ़ा अपराधी दूसरा अंधेरा पाकर हुआ फरार। हमीरपुर में पुलिस की अपहरणकर्ता के साथ मुठभेड़। मासूम बच्ची को किया गया बरामद। आगरा में मौसम ने ली करवट। सुबह हल्की बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड। हमीरपुर खीरी में पुलिस ने अंतरजनपदीय छात्र चोरों के गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटे हुए जेवरात, लाखों की नकदी बरामद। प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में शिक्षक की मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की रखी है मांग। झांसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने की महिला के साथ अभद्रता। मरीज के साथ की मारपीट। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की लगाई है गुहार। पीलीभीत में दबंगों ने महिला की जमीन पर किया कब्जा। पीड़िता ने पुलिस को
शिकायत पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। अमरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। फर्रुखाबाद में नगर पंचायत ईओ और पुलिस ने क्षेत्र में चलाया अभियान। पॉलिथीन उपयोग को लेकर दी है चेतावनी, ऐसा न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। फतेहपुर में बार बालाओं ने जमकर लगाए चुमके। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी गई अश्लीलता, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष ने जारी किया है बयान। काशी और मथुरा में बनने चाहिए भव्य मंदिर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी बनना चाहिए कानून। बाराबंकी में 2 ट्रेनों को स्टेशन पर खड़ी करके सोने चले गए ड्राइवर। कई घंटों तक परेशान रहे हजारों यात्री। यात्रियों को हंगामा करता देख रेलवे प्रशासन के फूले हाथ पांव। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। चालक सहित कईयों को आई हैं गंभीर चोटें। आजमगढ़ में डीसीएम ट्रक में अवैध रूप से नकली शराब ले जाने का प्रकरण। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक में आग लगाकर वो हुए फरार। आजमगढ़ में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला। ईंट पत्थर से गाड़ी के फोड़े शीशे। मिर्जापुर में पुलिस ने अवैध हेरोइन के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सर्विलांस टीम और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। मिर्जापुर में ईंट की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत। खाना खाते समय हुआ हादसा। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कानपुर में बारिश ने बढ़ाई है ठंड। बारिश के बाद किसानों की भी बड़ी मुसीबतें। अन्ना मवेशियों के लिए बड़ी समस्याएं। मथुरा में झाड़ियों के पास से युवक का मिला शव। किसानों ने पुलिस को दी है सूचना। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बदायूं में गर्म रोटी न मिलने पर बारातियों ने हलवाई पर फेंका खौलता हुआ तेल। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने अपराधियों पर मुकदमा किया दर्ज। आगरा के ताजमहल पर आवारा जानवरों का आतंक। पर्यटकों को कर रहे हैं घायल। आवारा कुत्तों के आतंक से निजात को व्यापारी लगा रहे हैं गुहार। मथुरा में हत्यारों ने हत्या कर फेंका एक युवक का शव। आक्रोशित लोगों ने रोड को किया जाम। अलीगढ़ में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर की है हत्या। इलाके में फैली सनसनी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।